Hello, Assalamu alaikum everyone. I'm Khalid and in this video I'll teach you about all the changes that we do while changing direct speech into indirect speech. यानी कि आज की वीडियो में मैं आपको वो तमाम चेंजेस के मुतल्लिक बताऊंगा जो कि हम एक डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते वक्त करते हैं. So let's get started. सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल आपके सामने रखते हुए ये बताता हूँ कि किस तरह की चेंजेस हम प्रैक्टिकली एक डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को बदलते वक्त करते हैं. तो यहाँ पर देखिए आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है जो कि डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है. तो सबसे पहले आप जरा गौर करें कि मैंने इसको दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है. एक ये फर्स्ट पार्ट है, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और एक ये दूसरा इसका हिस्सा है जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. इन दोनों हिस्सों को ये एक जो कॉमा है ये इनको सेपरेट कर रहा है. इसके बाद हम देखें तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमास भी प्लेस किए हुए हैं. तो ये इस तरह की एक आपको शक्ल मिलती है डायरेक्ट स्पीच की. अब हमने जो चेंजेस कार लानी है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच में बदलते वक्त, तो वो भी मैंने आपके सामने पॉइंट आउट की हुई है. तो देखें कि ये हमने एक चेंज की टोल्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया. तो आप नोट करेंगे टोल्ड हमने इस सेड की जगह पर इस्तेमाल किया है. तो ये जब हमने टोल्ड इस्तेमाल किया तो ये असल में ये रिपोर्टिंग वर्ब था हमारा यहाँ पर सेड. इसको हमने बदला, इस रिपोर्टिंग वर्ब को हमने टोल्ड के अंदर बदला. अब टोल्ड के अंदर हमने इसलिए बदला कि हमारे सामने यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जो कि मूसा के नाम से है. तो ये ऑब्जेक्ट जब मौजूद हो तो फिर हम टोल्ड लगाते हैं और टोल्ड के बाद फिर हम ये टू नहीं लगाते. तो यहाँ पर आप नोट करें कि ये जो रिपोर्टिंग स्पीच मैंने आपको पहला हिस्सा बताया डायरेक्ट स्पीच के अंदर, तो इसमें आपको यहाँ पर शुरू में सब्जेक्ट मिलता है जो कि ईसा है, फिर आपको आगे एक रिपोर्टिंग वर्ब मिलता है जो कि सेड है, और फिर आगे आपको एक ऑब्जेक्ट मिलता है जो कि मूसा के नाम से मौजूद है. तो लिहाजा ये तीन इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं इस रिपोर्टिंग स्पीच के. तो इनके हवाले से हमने देखा कि ईसा को हमने सब्जेक्ट को तो चेंज नहीं किया, मगर हमने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करके टोल्ड में बदल दिया, और फिर आगे हमने ऑब्जेक्ट को भी नहीं बदला. मगर ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यहाँ पर मौजूद है ये रिपोर्टेड स्पीच वाले हिस्से में चेंजेस ब्रुए कार लाने में हेल्पफुल होंगे. यानी कि इनको मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ पर प्रोनाउन चेंजेस करना होती है. तो आगे देखिए तो हमारे पास ये ज़ैड आ गया. ये ज़ैड जो है यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है, और ये हमने इस सेपरेटिंग कॉमा को हटाने पर इस्तेमाल किया. यानी कि हमने ये कॉमा हटाया तो हमने ये ज़ैड यहाँ पर लगा दिया. यहाँ पर ये भी याद रखें कि ये जो ज़ैड है ये हर दफ़ा ज़रूरी नहीं कि आप इसको इस्तेमाल करें. मॉडर्न इंग्लिश के अंदर ज़ैड को अवॉइड भी किया जा रहा है, मगर जहाँ पर आपने किसी की स्टेटमेंट को रिपोर्ट करना हो तो उस वक्त आप ये ज़ैड जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करते हैं. एनी हाउ आगे आप देखते हैं तो यहाँ पर हमने अब प्रोनाउन चेंज की जो कि यहाँ पर हमारे सामने थी आई की शक्ल में. तो ये आई देखें यहाँ पर कैपिटल लेटर की शक्ल में है. आई वैसे भी जब कभी भी मैं के मतलब में इस्तेमाल होता है तो हम इसको कैपिटल लेटर की शक्ल में ही लिखते हैं. आई कभी भी आप जब मैं के मतलब में आएगा तो आई आप स्मॉल लेटर की शक्ल में नहीं लिखेंगे. अगर आप ऐसा लिखते हैं तो वो आप इनकरेक्ट जो इंग्लिश है उसका इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पर अगर ही होता तो तब भी आपने यहाँ पर इसको एच कैपिटल के साथ इस्तेमाल करना था, मगर जब यहाँ नीचे आना था तो आपने इस शक्ल में एच जो है उसका स्मॉल लेटर बना देना था. तो लिहाजा ये कैपिटल लेटर और प्रोनाउन चेंज के हवाले से यहाँ पर आपने तब्दीली देखी. फिर आगे आप देखिए तो वॉज है, ये हेल्पिंग वर्ब की चेंज आ गई. आपको एम की जगह पर आपने वॉज लगाया, और फिर आगे देन देखें ये नाउ की जगह पर आपको नज़र आ रहा है.
तो यहाँ पर आप नोट करें तो ये जो सेपरेटिंग कॉमा है ये इस दैट के साथ लिंक बनाता है चेंज के हवाले से। फिर आगे अगर आप देखें तो ये आई जो है इसको हमने ये ही के साथ जो है वो रिप्लेस किया, और फिर आगे देखें ये जो एम है इसको हमने इस वॉज के साथ रिप्लेस किया, और आगे ये नाउ है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है इसको हमने इस ज़ेन के साथ रिप्लेस किया। तो यहाँ पर ये नाउ के हवाले से याद रखें कि ये नाउ जो है नज़दीकी का मतलब देता है, जबकि जो ज़ेन है ये दूरी का मतलब देता है। आगे देखते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं तो ये एक सर्टन वर्ड दिस है इसको हमने रिप्लेस किया दैट के साथ। तो ये एटलीस्ट आप देखिए 1 2 3 4 5 6 ये 6 चेंजेस आपको इस सेंटेंस के अंदर जो कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है उसके अंदर नज़र आ रही हैं। यहाँ पर जो आपको नज़र नहीं आ रही वो ये इन्वर्टेड कॉमर्स की चेंज है कि हमने ये इन्वर्टेड कॉमर्स उड़ा दिए हैं, यहाँ कहीं किसी जगह नज़र नहीं आ रहे। तो ये 7वीं चेंज हो गई। और इसके बाद ये जो कैपिटल लेटर की चेंज है जो कि आई था, तो इसको हमने जब ही में कन्वर्ट किया तो इस ही का एच अब कैपिटल नहीं आ रहा बल्कि ये स्मॉल लेटर आ रहा है। तो ये वो टोटल 9 चेंजेस होती हैं जो कि हम ज़रूर करते हैं एक डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच में बदलते वक्त। तो इस तरह की ये चेंजेस आपको करना होती हैं। अब हम इन तमाम चेंजेस को 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको उनके मतलब डिटेल में पता चल जाए कि ये चेंजेस हम किस तरह से और किस शक्ल में करते हैं। तो ये ऑल चेंजेस में देखें आप तो सबसे पहले मैंने पर्सन को जो है लिखा हुआ है। तो ये पर्सन के हवाले से हम चेंज करते हैं तो याद रखें कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वाइल स्पीकिंग वी कैन कंसिडर 3 पर्सन्स। तो हमारे पास जो है वो जो 3 पर्सन है उनमें एक को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, दूसरे को सेकंड पर्सन कहते हैं और तीसरे को हम थर्ड पर्सन कहते हैं। तो ये याद रखें कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के हवाले से हमें चेंजेस करना पड़ती हैं। यानी कि हम जब कभी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच के अंदर बदलते हैं तो उस वक्त हम ये 2 किस्म की चेंजेस करते हैं, एक फर्स्ट पर्सन के हवाले से और दूसरा सेकंड पर्सन के हवाले से। जो थर्ड पर्सन है वो अनचेंज्ड रहता है, यानी कि उसको हम चेंज नहीं करते। तो यहाँ पर अब ये आप रूल याद रखें कि फर्स्ट पर्सन जो होगा उसको हम हमेशा सब्जेक्ट के साथ चेंज करते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन के लिए हम सब्जेक्ट को देखते हैं। तो सब्जेक्ट के लिए जो फिर उस वक्त मुनासिब प्रोनाउन होगा वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिप्लेस कर देगा। इसी तरह अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो कि रिपोर्टिंग स्पीच में होता है। तो फिर हम उस रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर मूसा है, तो इसके हवाले से जो हमें मुनासिब प्रोनाउन मिलेगा फिर हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आप नोट करें कि फर्स्ट पर्सन का रिलेशनशिप है सब्जेक्ट के साथ, यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट जो है उसके प्रोनाउन के साथ रिप्लेस करते हैं। फिर इसी तरह से सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है उसको हम ऑब्जेक्ट के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होगा उसके साथ रिप्लेस करते हैं। और थर्ड पर्सन जो है ये अनचेंज्ड रहता है, इसको हम चेंज नहीं करते। तो यहाँ पर आप नोट करें तो ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था आई, तो इसको जब हमने चेंज किया ही में तो आप जरा नोट करें तो इस आई का हमने रिलेशन इस ईसा के साथ बनाया, क्योंकि ये यहाँ पर हमारे पास एक सब्जेक्ट है ईसा। तो इस सब्जेक्ट के लिए ईसा के लिए हमें यहाँ पर ही जो है वो एक प्रॉपर और सूटेबल प्रोनाउन के तौर पर मिलता है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर इस्तेमाल किया है इस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की जगह पर। आगे जब आप देखें तो जब हम सेकंड पर्सन के हवाले से चेंज करेंगे तो फिर अगर फर्ज करें यहाँ पर यू हो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो फिर आप उसको इस मूसा जो कि ऑब्जेक्ट के तौर पर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर मौजूद है उसके साथ कंसिडर करते हुए उसके लिए जो उस वक्त मुनासिब और सूटेबल प्रोनाउन होगा उसको आप इस्तेमाल में लाएंगे। तो यहाँ पर मूसा के लिए भी आपको ही जो है वो एक सूटेबल प्रोनाउन मिलता है। तो एनी हाउ ये प्रोनाउन के हवाले से चेंजेस हैं जो कि पर्सन के अंदर कंसिडर होती हैं। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है वो चेंजेस के हवाले से कंसिडर होते हैं। ये बड़ी वाइटल चेंज होती है।
ये हर तरह के सेंटेंस के अंदर करना होती है, तो इसको आप कंपल्सरी चेंज का नाम भी दे सकते हैं। आगे देखते हैं, तो इसके बाद हमारे पास प्लेस के हवाले से एक चेंज आती है, यानी कि आपको इस तरह का वर्ड मिल सकता है इस सेंटेंस के अंदर। यहाँ पर ये अलबत्ता मौजूद तो नहीं, मगर आप अगर किसी सेंटेंस में आपको हेयर मिले तो आप उसको देयर के साथ जो है वो रिप्लेस करेंगे। तो ये प्लेस के हवाले से चेंज होगी, जो कि एक कंडीशनल जो है वो चेंज बन जाती है। यानी कि आप जब कभी भी चेंज ऑफ प्लेस देखेंगे तो उस वक्त आप हेयर से देयर में चले जाएंगे। तो यानी कि आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते वक्त हेयर की जगह पर देयर का इस्तेमाल करते हैं। आगे थर्ड चेंज देखें तो टाइम के हवाले से है। टाइम के हवाले से ये टाइम फ्रेजेज है, यानी कि जिनको हम ये भी कह सकते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम, यानी कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम आपको डायरेक्ट स्पीच के अंदर मिल सकते हैं, तो उनको आपने बदलना है। अब किन के साथ बदलना है, यहाँ पर मैंने एक मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है उनकी एक लिस्ट बनाई है, और उनको फिर जिनके साथ रिप्लेस करना है या चेंज करना है वो भी मैंने आगे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, नाउ अगर आपको मिलता है डायरेक्ट स्पीच में तो आपने इसको देन में बदल देना है। अगर टुडे मिलता है तो इसको आपने दैट डे में बदल देना है। अगर आपको यस्टरडे मिलता है तो इसको आपने द प्रीवियस डे में बदल देना है। और अगर आपको द डे बिफोर यस्टरडे मिलता है तो आपने 2 days बिफोर लिख देना है। और अगर आपको टुमारो मिलता है तो इसको आपने चेंज करना है द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे के साथ। और अगर आपको द डे आफ्टर टुमारो मिलता है तो इसको आपने आफ्टर 2 days के साथ रिप्लेस करना है। और अगर आपको लास्ट वीक मिलता है तो इसको आपने द प्रीवियस वीक इसके साथ रिप्लेस करना है। और अगर आपको अगो मिलता है, ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो उसके लिए आप बिफोर इस्तेमाल कर सकती है। तो ये वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडवर्ब्स ऑफ टाइम है जिनके लिए हम चेंजेस ब्लू कार लाते हैं। और ये चेंजेस मैंने आपको यहाँ पर ये ब्लू इंक के साथ यहाँ पर सामने लिख के पेश कर दी। आगे अब हम बढ़ते हैं, तो ये फोर्थ चेंज जो है सर्टन वर्ड्स के हवाले से, यानी कि कुछ खास अल्फाज होते हैं उनको भी हम चेंज करते हैं। जैसे कि अगर आपको दिस मिले डायरेक्ट स्पीच के अंदर तो फिर आप उसको चेंज करेंगे दैट के साथ। और अगर आपको दीज मिले फिर आप उसको चेंज करेंगे दोज के साथ। और अगर आपको 10 मिले तो उसको आप चेंज करेंगे 100 के साथ। तो यहाँ पर आप ये नोट करें कि ये जो टाइम के हवाले से चेंजेस थी ये भी कंडीशनल चेंजेस होती हैं, क्योंकि ये टाइम चेंज हो तो फिर हम ये ध्रुव काल लाते हैं। तो इसी तरह अगर आप ये देखें सर्टन वर्ड्स हैं तो इनके हवाले से ये चेंजेस आपको नज़र आ रही है। और ये भी आप देखें तो ये कंडीशनल चेंजेस के अंदर आ सकती हैं, यानी कि हम जब ये दिस है ये करीबी को शो करता है, दैट जो है वो दूरी को शो करता है। तो लिहाजा इससे आगे बढ़े तो हम देखते हैं, तो ये 5th नंबर पे जो चेंज है वो है इन्वर्टेड कॉमास के हवाले से, जो कि हम यहाँ पर प्लेस करते हैं। ये जो हिस्सा है डायरेक्ट स्पीच का, इसके ऊपर यहाँ से हम ये इन्वर्टेड कॉमा शुरू करते हैं और वहाँ जाकर हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो इन इन्वर्टेड कॉमास के हवाले से हमने ये चेंज करना होती है कि हम इनको उड़ा देना होता है, और इनको हमने जो इनडायरेक्ट स्पीच है या जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर इस्तेमाल में नहीं लाना होता। इसके बाद हम अगली जो चेंज देखते हैं, तो इससे पहले कि हम अगली चेंज डिस्कस करें तो मैं ये भी बता दूं आपको, ये जो चेंज है इन्वर्टेड कॉमास के हवाले से ये भी एक कंपलसरी चेंज है, ये लाजमी आपने करना होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस लिखें और उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल हुआ हो। तो इन्वर्टेड कॉमास जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कभी भी इस्तेमाल में नहीं आते, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आप इन्वर्टेड कॉमास का कहीं भी वजूद नहीं देखते। तो लिहाजा ये एक कंपलसरी चेंज है। हर तरह का सेंटेंस जो कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदला गया हो उसके अंदर हम इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल नहीं देखते। आगे देखें हम चेंज, तो वो है कैपिटल लेटर के हवाले से। यहाँ पर मैंने बताया आपको कि यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, यहाँ पर जो डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस के अंदर मौजूद होती है, उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो आमतौर पर कैपिटल लेटर हम इस्तेमाल करते हैं। तो वो
कैपिटल लेटर जो है हमने ख़त्म करना होता है जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर बदलते हैं। तो ये चेंज भी आपको याद रखनी है। जैसे यहाँ पर हमने देखा आई है, तो आई की जगह हमने ही जो प्रोनाउन है उसको रिप्लेस किया और ही का फिर हमने एज जो है वो स्मॉल लेटर के साथ लिखा। तो लिहाजा इस तरह से ये जो कैपिटल लेटर की चेंज है इसको भी हमने करना होता है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं तो हमारे पास जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड किस्म की चेंज है वो रिपोर्टिंग वर्ब के हवाले से है। वो रिपोर्टिंग वर्ब जो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये सेट के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर। जैसे यहाँ पर हमने सेट को बदला टोल्ड के अंदर, तो ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि किस तरह की सिचुएशन है और किस तरह का एक सेंटेंस लिखा हुआ है। तो उस सेंटेंस को हमने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और उस सेंटेंस के मुताबिक इन मुख्तलिफ जो वर्ब्स हैं उनमें से किसी एक के साथ जो है वो रिप्लेस करना होता है। आमतौर पर आपको रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो वर्ब मिलता है वो सेट होता है। अब हमने इस सेट को इनमें से किसी एक मोस्ट अप्रोप्रिएट जो वर्ब है उसके साथ रिप्लेस करना होता है। तो ये मैं आपके सामने रखता हूँ कि जो दो मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं वो सेट और टोल्ड हैं, जबकि इसके अलावा सेंटेंस के हवाले से, क्योंकि ये कंडीशनल चेंज होती है, यानी कि सेंटेंस को देखा जाता है कि कौन सी किस्म या किस कैटेगरी का सेंटेंस है, तो उसके मुताबिक फिर हम जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको लेकर आते हैं। तो जो आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले रिपोर्टिंग वर्ब हैं वो इस तरह के हो सकते हैं: सेट, टोल्ड, एडवाइज्ड। अब आप ये याद रखें कि ये वो एक शक्ल है जो कि पास्ट फॉर्म की शक्ल में लिखी हुई है हमने। तो आमतौर पर हम जब चेंजेस करते हैं तो पास्ट फॉर्म ही रिपोर्टिंग वर्ब्स की इस्तेमाल होती है, मगर कुछ केसेस में हम इनकी जो कह लें कि जो एस और ई एस वाली फॉर्म है वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर समटाइम्स आप सेज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस फॉर्म की शक्ल में आपको दिया गया है। अगर वहाँ पर सेज लिखा हुआ है तो फिर आप उसको सेज इस्तेमाल करेंगे, या फिर उसकी जगह आप टेल्स इस्तेमाल करेंगे, या फिर आप उसकी जगह एडवाइजेस इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह ये डिपेंड करता है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है किस फॉर्म में दिया गया है, तो उसके मुताबिक चेंज करेंगे। मगर होता यह है कि आम तौर पर हमें जो चेंज करना होती है तो वो पास्ट फॉर्म में इन रिपोर्टिंग वर्ब्स को बदलना होता है। तो इसलिए मैंने आपके सामने वो जो फॉर्म है वो रखी जो कि कॉमनली इस्तेमाल में आती है। तो एडवाइस के बाद हम अनाउंस्ड का रिपोर्टिंग वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन कौन सी है। तो जब कभी सेंटेंस के अंदर कोई ऐलान हो रहा तो हम अनाउंस्ड का वर्ड जो है वो इस्तेमाल करेंगे उस वक्त रिपोर्टिंग वर्ब के तौर पर। इस तरह आगे आंसर्ड है, अगर कोई जवाब मिल रहा है सेंटेंस के अंदर तो फिर हम उसको आंसर्ड के साथ जो है वो इस्तेमाल करेंगे या उसको तब्दील करेंगे। और फिर हम आस्क्ड, जो आस्क्ड है ये अगर सवाल पूछा गया हो तो उस पर हम ये जो है वो इस्तेमाल में लाते हैं। और इस तरह से ब्लेस्ड, ये जो ब्लेस्ड है फिर हम ये इसके हवाले से इसको इस्तेमाल करते हैं जब कभी किसी ब्लेसिंग का जिक्र किया हो तो उस हवाले से हम इसको इस्तेमाल में लाएंगे। खर्स्ट, और फिर आगे खर्स्ट जो है इसका इस्तेमाल करते हैं अगर किसी पर लानत भेजी गई हो सेंटेंस के अंदर, तो उस वक्त हम इस रिपोर्टिंग वर्ब को इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद डिक्लेयर्ड है, ऐलान करना, और उसके लिए फिर एक्सक्लेम्ड है, जब आप सडन फीलिंग्स का इजहार करते हैं उस वक्त आप इसका इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो और एक्सक्लेम्ड विद वंडर। ये मुख्तलिफ जो है वो हम जो रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं इनका इस्तेमाल करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर। और इसके बाद एक्सप्लेन है, तो यहाँ पर ये एक्सप्लेन्ड जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको हम एक्सप्लेनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर आगे फॉरबेड, यानी कि मना करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये जो है हमें जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होती हैं उनके अंदर इस्तेमाल में मिलता है। और फिर आगे हम मेंशन, यानी कि जब किसी का जिक्र करना हो तो उस वक्त हम ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको इस्तेमाल में लाते हैं। और आगे ऑर्डर्ड है, जब ये कोई जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है उसके अंदर हम
इसको इस्तेमाल में लाते हैं जब कभी हुक्म का आप जो मीनिंग है वो दे रहे हो। और आगे प्रेड है, ये ऑप्टेटिव किस्म के सेंटेंसेस होते हैं, उनके अंदर आप इस्तेमाल में लाते हैं जब किसी को दुआ देनी हो उस वक्त। और फिर प्रॉमिस्ड है, वादा करने के हवाले से मीनिंग जब हमने देना हो तो उस वक्त हम ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रॉमिस्ड इस्तेमाल करेंगे। रिप्लाइड, जैसे आंसर्ड था उस तरह से रिप्लाइड जवाब देने के लिए हम इसको इस्तेमाल में लाते हैं। और रिक्वेस्टेड, ये आप देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं दरख्वास्त के मीनिंग में। और सजेस्टेड, ये तजवीज़ देने के मतलब में इस्तेमाल होता है। और आगे वार्ड, ये किसी को बाखबर रहने के लिए जो है इस्तेमाल में हम लाते हैं। और विश्ड, किसी को दुआ देने या किसी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो डिफरेंट किस्म के रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं जो हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। आगे जो चेंज है वो है द कॉमा चेंज। कॉमा चेंज ये वाली चेंज है, ये जो कॉमा पड़ा हुआ है इसको हम चेंज करते हैं विद दैट या किसी और कंजंक्शन के साथ, यानी कि इफ़ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हम इस्तेमाल में लाते हैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके अंदर। तो यहाँ पर जो कॉमा चेंज है इसके अंदर आम तौर पर दैट का इस्तेमाल मिलता है, फिर इफ़ का इस्तेमाल मिलता है, या इफ़ की जगह पर हम वेदर का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर हम टू का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि टू इन्फिनेटिव फॉर्म जो है वो लेकर आते हैं। तो इस तरह की चेंजेस हम जो है वो कॉमा चेंज के हवाले से करते हैं, यानी कि हम कॉमा को किसी अप्रोप्रिएट जो कंजंक्शन है उसके साथ हम रिप्लेस करते हैं। आम तौर पर दैट कंजंक्शन इस्तेमाल होता है। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर इफ़ या वेदर को हम इस्तेमाल करते हैं। और इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर हम टू इन्फिनेटिव फॉर्म जो है वो लेकर आते हैं, या फिर नॉट टू का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से ये वो चेंजेस हैं जो कि हमने कॉमा चेंज के हवाले से करना होती है। ये भी सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है और किस तरह का सेंटेंस है, उसके मुताबिक हम यहाँ पर एक मुनासिब जो वर्ड है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद देखें तो द टेंस चेंज आती है। टेंस चेंज के हवाले से मैंने यहाँ पर कुछ टिपिकल वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनको हम बदलते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि टेंस चेंजेस में आप फर्स्ट जो टेंस है जैसे कि प्रेजेंट सिंपल है, इसको आप पास्ट सिंपल में बदल देंगे। सेकंड टेंस जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है, आप इसको पास्ट कंटिन्यूस में बदल देंगे। और फिर थर्ड जो टेंस है जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं, इसको हम पास्ट परफेक्ट के अंदर बदल देते हैं। और फिर जो फोर्थ टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर बदल देते हैं। और फिर आगे हमारे पास जब पास्ट सिंपल टेंस आता है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट के अंदर बदल देते हैं। और जब हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस आता है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर बदल देते हैं। जो पास्ट परफेक्ट है उसको हम चेंज नहीं करते, वो उसी तरह से इस्तेमाल में आता है। तो इस तरह से ये वो चेंजेस हैं जो कि हम टेंसेस के हवाले से करते हैं। अब मैंने कुछ जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड्स हैं टेंसेस के हवाले से वो भी लिखे हुए हैं, ताकि आपको अगर इस तरह से आसानी रहे तो आप इस तरह से इनको याद रखें। तो यहाँ पर नोट करें, इज़ और एम जो है ये वाज के साथ जो है वो बदलते हैं, यानी कि इज़ और एम है, अगर आपने इनको बदलना है तो वाज के साथ बदलना है। चाहे इज़ लिखा हो या एम लिखा हो तो आप इसको चेंज करेंगे वाज के साथ। अगर आर और आरंट लिखा हुआ है तो आप इनको आर को वर के साथ रिप्लेस करेंगे और आरंट को वरंट के साथ रिप्लेस करेंगे। इसी तरह से वाज या वर है तो इन दोनों को आप हैड बीन के साथ आप चेंज करेंगे। और अगर हैव या हैज है तो इसको आप हैड के साथ चेंज करेंगे। डू नॉट है, इसको डिड नॉट के साथ आप चेंज करेंगे। अगर डिड नॉट है तो इसको आप हैड नॉट के साथ चेंज करेंगे। अगर हैज बीन या हैव बीन में से कोई लिखा मिलता है तो आप उसको हैड बीन के साथ चेंज करते हैं। और फिर आगे विल या शेल हो तो इसको आप हमेशा वुड में चेंज करेंगे। यहाँ पर आपने शेल के लिए
शुड नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि शुड अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब चेंज हो जाएगा, वो चाहिए का मतलब देता है। जबकि यहाँ पर हमने टेंस के हवाले से देखना है, या तो शैल की जगह भी आप वुड ही इस्तेमाल करेंगे, यानी तो फिर याद रखें विल और शैल की जगह आप हमेशा वुड का इस्तेमाल करेंगे। अब कैन है तो कैन की जगह आप कुड का इस्तेमाल करेंगे, और अगर मे है तो जब हमने इसको बदलना है टेंस के हवाले से तो ये माइट में चला जाएगा। और इस तरह से मस्ट है, या तो ये मस्ट ही रहेगा या फिर हैड टू में ये बदला जाएगा। तो ये दोनों तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्ट को मस्ट भी रहने दे सकते हैं आप, या फिर अगर आप चेंज करना है मस्ट को तो आप हैड टू के साथ इसको चेंज करेंगे। और फिर जो लास्ट चेंज है इस हवाले से, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैव टू, इसको आप हैड टू के साथ रिप्लेस करते हैं। तो ये वो डिफरेंट ऑल चेंजेस हैं जो कि हम बरूए कार आते हैं एक डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच के अंदर बदलते हुए। आई होप यू विल रिमेंबर ऑल दीज चेंजेस एंड यू विल मेक the use of these changes according to the situation, and in this way definitely you will make a correct reported speech. तो इस तरह से आप लोग ये जो तमाम चेंजेस हैं इनको याद रखें और इनका इस्तेमाल जो है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको आप लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।